वालेकुम। मैं ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? अजीम बाप के अजीम बेटे सेल्फ मेड इम्तियाज रफी भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर पहला सवाल जो कि आपसे हर कोई पूछता होगा, कौन है इम्तियाज रफी भट्ट? ये तो मैं 72 साल का हो गया हूँ, 72 साल लग गए मुझे इसको इसी चीज़ को समझने कि मैं क्या हूँ। एक्चुअली हर इंसान को एक स्टेज पर जाके अपने आप को ही पूछना पड़ता है कि मैं हूँ क्या, हूँ क्यों और कहाँ हूँ और क्या हूँ। तो ये है, तो मैं अपने बारे इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि मेरी लाइफ में 3 फेजेस थे। 3। अच्छा। एक फेज था यूथ का, जब मैं 23-24 साल तक हुआ, बचपन से 24 साल तक। वो था दौर कि जब मेरा बाप फौत हो गया था, ये क्रैश पे एकदम मैं 2 महीनों का था। जी। सो एज एन ऑर्फन आई वाज रेज्ड बाय माय मदर, जिसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो मीडियोकर थी। तो उस 24-25 साल की उम्र तक मैं कंफ्यूजन का शिकार था। अच्छा। कंफ्यूजन का शिकार। किस तरह की कंफ्यूजन? कंफ्यूजन का ये शिकार था कि बाप है नहीं। मेरी वालदा और घर वाले बताते हैं कि बाप बहुत बड़ा आदमी था, बिल्कुल, बहुत इंडिया का नोन बिजनेसमैन था। 27 साल की उम्र में सर वो बहुत बड़े सनतकार थे। कायदे आजम के बहुत करीबी साथी थे। पाकिस्तान बनाने के लिए या बनने में उनका बहुत हाथ था, बिकॉज जिना का हुक्म होता था उनको कि क्या करना है वो करते थे। आपने फंड्स, फाइनेंशियल और अपना टाइम और अपनी ज़िंदगी उन्होंने सर्व कर दी थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फॉलोइंग में। ये वो थे, और मुझे ये बताया जाता था, मैं जब 20 साल का था, 18 साल का था, उस वक़्त उस उम्र में बंदे को इन चीज़ों की समझ नहीं आती क्या है, तो वो एक कन्फ्यूजन का शिकार था। फिर 24-25 साल की उम्र पे जाके मैं जब बड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया अपने आप के साथ, अपनी लाइफ के साथ। अच्छा। और पाकिस्तान के साथ मैं डिसअपॉइंटेड हो गया, बिकॉज मैंने पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लगता था, एंड आई वांटेड टू डू समथिंग मोर क्या समझ नहीं आती थी, तो मैं डिसअपॉइंटेड हो गया। तो ये पहला फेज था। सेकंड फेज था जब मैं अमेरिका चले गया 25 साल की उम्र पे, और मैं पढ़ाई के लिए कि वैसे? पढ़ाई के लिए नहीं, पढ़ाई में तो मुझे पाकिस्तान में भी दिल नहीं लगता। अच्छा। मैं पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट था, और उससे बेहतर मैं बनना भी नहीं चाहता था स्टूडेंट, जस्ट वांटेड टू नो। तो मेरी सोच ऑल द टाइम किताबों से बाहर होती थी कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो बड़ा इंक्विजिटिव था। तो 25-26 साल की उम्र में मैं अमेरिका चले गया, पढ़ाई के लिए नहीं, वहाँ एक्सप्लोर करने के लिए कि अमेरिका में क्या हो सकता है, बिकॉज तब अमेरिका वॉज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल। चले गया। मेरे पास एक गाड़ी होती थी अपनी, मेरी माँ ने जो लेकर दी वो बेच के टिकट ली, और $1000 बचा मेरे पास, जिसके साथ मैं एक दोस्त के साथ न्यूयॉर्क चले गया। ये सेकंड फेज था। वहाँ पे मैंने पहला साल वेटरी की, बैरागिरी की, और वो बैरागिरी और वेटरी करते हुए मैं अमेरिका को डिस्कवर कर रहा था कि अमेरिका का सिस्टम क्या है, क्रेडिट सिस्टम क्या है, चलता क्या है, कैसे नहीं चलता, क्या लोगों की सोच है, वो एक साल में मैं डिस्कवर। तो सर क्या डिस्कवर किया आपने? मैंने अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखना चाहता था कि मैं कहाँ पे किस फील्ड में पैसा कमा सकता हूँ, ये मैं डिस्कवर करना चाहता था। बिकॉज उस वक्त तो मुझे 1 पॉइंट एजेंडा था ना कि फाइनेंशियली मैं स्टेबल हो जाऊँ, पैसा तो आए। तो 1 साल नौकरी की, उसमें तो गुजारा किया। उसके बाद फिर मैं कारपेट बिजनेस में चले गया, कारपेट्स का बिजनेस, पाकिस्तानी कारपेट्स जो होते हैं वो चले गया। उसमें मैंने फिर अच्छे खासे पैसे कमाए, अच्छा खासा बिजनेस किया, तो 4 साल वो किया। उसके बाद मैं पाकिस्तान वापस आ गया 29-30 साल की उम्र पे, 29 ईयर्स की। तो ये फेज 2 ख़त्म हुआ। बट जब मैं वापस आया, मेरा एक्सपीरियंस था, एक्सपोजर था, चीज़ों को समझता था। फिर मैंने पाकिस्तान में आके 79 में 2 प्लाजा बनाए, हॉल रोड पे जैतून प्लाजा एंड रफ़ी प्लाजा, जिसमें मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया और अपने आप को स्टैब्लिश किया लैंड डेवलपमेंट में। और आज हमारी कंपनी 42 ईयर्स ओल्ड है,
میں نے تب شروع کی تھی اور اللہ کے فضل کے ساتھ پاکستان میں ون آف دی بیسٹ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کمپنی ہے ود اے گڈ کریڈیبلٹی. تو یہ فیز 2 تھا. پھر فیز 3 ہوا کہ جب میں 40 سال کا ہوا تب تک میری سوچ کے مطابق جو میرا خواب تھا, سوچ تھی, خیال تھا, اس کے مطابق میں نے پیسہ کما لیا, گھر بھی بنا لیا, دفتر بھی بنا لیا, اپنے آپ کو بھی اس مطابق کر لیا. تو پھر میرے دل کے اندر اور سب کانشیس میں بہت ساری کوشچن مارک تھا, خواہش تھی ٹو نو مائی فادر, جس کو میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. تو جب میں 40 سال کی عمر تک میں تھا تو میں نے ان کے نام پہ جناح رفیع فاؤنڈیشن بنائی اور میں رفیع بٹ صاحب کو جاننا چاہتا تھا کہ انہوں نے کیا کیا اور کیسے کیا. پھر میں نے ریسرچ شروع کی ان پہ. یہ فیز 3 جب ریسرچ شروع کی اور یہ مجھے مل گیا خط آرکائیو سے, قائد اعظم اور رفیع بٹ کی کورسپونڈنس مل گئی اور وہ کورسپونڈنس جو ہے اس کی ایک کتاب کی شکل میں ہم نے چھاپی اور پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو آئی, اس کو اناگوریٹ کیا. تو وہ تھرڈ فیز آ گیا کہ آئی فیلٹ ویری ڈفرینٹ کہ اب میں بہت بڑے باپ کا بیٹا ہوں, بڑے عظیم باپ کا بیٹا ہوں. تو میرے لیے وہ تھریش ہولڈ بنتا گیا. تو بزنس سے دل اٹھ گیا بائی دی ایج آف 40. بائی دی ایج آف 40 میں نے بزنس سے سیمی ریٹائرمنٹ لے لی اور اپنے باپ کی ریسرچ میں چلے گیا. 7 ایئرس میں ریسرچ ٹیم کے ساتھ ریسرچ کرتا رہا اپنے باپ پہ. اینڈ دین اسٹیج کیم ایٹ 7 ایئرس کے بعد جب ان کے نام پہ ایک کتاب لکھی گئی مائی ڈیئر اپنا ایٹ قائد سروس, ڈاکٹر رضی واسطی نے لکھی, جو کولمبیا کا, نیو یارک کولمبیا کا ہسٹورین تھا, اس نے لکھی اور بہت زبردست کتاب تھی. عقائد کا اور رفیع بٹ کا ریلیشن شپ اور پاکستان کی جنگ و جہاد جو تھی پاکستان بننے کے لیے, وہ کتاب تھی. تو وہ کتاب لکھی گئی تو آئی بیکیم مینٹلی اے ڈفرنٹ پرسن. بزنس سے دل اٹھ چکا ہوا تھا, اپنے باپ کی کھوج میں تھا اور اب میں پاکستان اور قائد اعظم کو ایک صحیح نظر سے دیکھ رہا تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنے والد کو ڈھونڈا, اپنے والد کو ڈھونڈنے کے بعد ان کو ہسٹری میں ڈالا, وہ ہسٹری میں آگے آج تاریخ کا حصہ وہ پہلے نہیں تھے. سر یہی میں سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ پہلے کیوں نہیں تھے؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اسٹیٹ لیول پہ اپنے ہیروز کو اس طرح سے سراہا نہیں جاتا جس طرح سے سراہا جانا چاہیے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اپنے ہیروز کو اگنور کرتے ہیں, نظر انداز کرتے ہیں؟ پاکستان میں اتنی اپنی پڑی ہوتی ہے ڈے ٹو ڈے لوگوں میں کہ اپنے ہیروز کو بالکل بھول جاتے ہیں. بالکل پاکستان میں بدقسمتی ہے. اور جب میں نے رفیع بٹ کو ریسرچ کیا تو اس وقت کے جو ہسٹورینس تھے, اس وقت کے جو جرنلسٹ تھے, جیسا میم شیم تھا, ملک تاج الدین تھا, میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یہ تو آپ لوگوں کا کام تھا کہ آپ قائد اعظم کے ساتھ چلے ہوئے تھے, پارٹیشن پہ آئے ہوئے تھے, رفیع بٹ کو آپ جانتے ہیں, تو آپ کا کام تھا ٹو پٹ اٹ ان ہسٹری واٹ ہی ہیز ڈن اور واٹ ہی واز. تو مجھے کرنا پڑا 40 سال کے بعد, ان کی 40 کے بعد 40 سال بعد. تو ان کا جواب مجھے شرمندگی میں یہ تھا کہ ہم شرمندہ ہیں اس بات کے, بٹ ہمیں اتنی اپنی پڑی ہوئی تھی کہ ہم نہیں کر سکے. بٹ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیوں رفیع بٹ گاٹ لاسٹ ان ہسٹری. وجہ یہ تھی کہ رفیع بٹ 27 نومبر 48 میں ہوائی حادثے میں شہید ہو گئے تھے. قائد اعظم 2 مہینے پہلے 11 ستمبر میں اللہ کو پیارے ہوتے ہیں. اگر قائد اعظم رفیع بٹ کی زندگی میں زندہ ہوتے تو انہوں نے پورا بتانا تھا قوم کو کہ رفیع بٹ کون ہے اور اس کی میری کیا تعلق ہے اور ان کی کنٹریبیوشن کتنی ہے ٹو میکنگ دس کنٹری. قائد بتاتے, بٹ قائد 2 مہینے پہلے فوت ہو گئے تھے. اور جو بھی رفیع بٹ اور قائد کی اسٹرگل تھی وہ اخباروں کی زینت نہیں بنتی تھی, وہ ان کی پرائیویٹ کیپیسٹی پہ رہتی تھی چیز. اور قائد اعظم نے رفیع بٹ کو سیاست میں آنے پہ روکا. اچھا. وہ الیکشن وغیرہ لڑنا چاہتے تھے اور کہا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے اکنامکلی, کہ جب پاکستان بنے تو پاکستان کو ایک صنعت
इंडस्ट्रियल स्टेट बना सको और इसकी इकोनॉमी को चला सको। सर बड़े प्लान्स थे आपके वालिद साहब के। सर जैसा कि आपने कहा कि मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पर्सनालिटी को, अपने वालिद की पर्सनालिटी को। सर आज की यूथ कंफ्यूज है कि कायद कैसा पाकिस्तान चाहते थे। आया वो एक सेकुलर पाकिस्तान चाहते थे या ऐसा पाकिस्तान चाहते थे जहाँ पे शरीयत का निफाज हो? आपको क्या लगता है? शरीयत पे तो करीब भी पाकिस्तान कायद आज़म नहीं जाना चाहते थे। कायद आज़म का ये कहना था पाकिस्तान विल बी अ मुस्लिम स्टेट। इस्लाम का नाम नहीं लेते थे कि इस्लामिक स्टेट, मुस्लिम स्टेट फॉर द मुस्लिम्स, एंड यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, गुरुद्वारे, मॉस्क्स, anywhere you can, हाँ। सितंबर की स्पीच थी। तो लेकिन सर कहीं ना कहीं तो कंफ्यूज हैं, क्योंकि हम अगर टीवी पे डिबेट्स देखते हैं, अपनी किताबों में पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री को शायद इतना वो गोलमोल कर दिया गया कि मुझ जैसी बंदी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर कायद कैसा पाकिस्तान चाहते थे, किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे। बहुत कंफ्यूज किया लोगों ने, और आप जैसे जो है यंगर जनरेशन बहुत कंफ्यूज है, और कंफ्यूजन भी किसी वजह से रखी गई और की गई। वो ये था कि जब कायद आज़म फौत हो गए, उसके बाद फिर जब सर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि बहुत जल्द वफात पा गए। सर ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। सर ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारी जो जनरेशन है वो कंफ्यूज है कि कायद कैसा पाकिस्तान चाहते थे। तो सर ये कंफ्यूजन आई कहाँ से? देखो कायद आज़म ने तो बड़ा क्लियर बताया था कि अपनी स्पीचेस में मैं पाकिस्तान कैसा चाहता हूँ। वो कहते थे कि मैं अ कंट्री फॉर द मुसलमान्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान चाहता हूँ, अ कंट्री फॉर द मुसलमान्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इस्लामिक मैं इस्लाम लाऊंगा, मैं उनका मॉडर्न मुस्लिम कंट्री वो ये कहते। और उन्होंने अपनी स्पीचेस में भी कहा कि यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, टू योर मंदिर्स एंड टू योर चर्चेस, यू आर फ्री टू गो, ये था। अब बात जन्नत आपने ये समझनी है कि कन्फ्यूजन कहाँ आई, वो वाकई बड़ी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये आई कि कोई पाकिस्तान बनने के कोई 30 साल 40 साल के बाद ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट आ गई, डिक्टेटर फौजी से टेक ओवर किया। जब टेक ओवर किया उसको भुट्टो वॉज द पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान, और भुट्टो को उसने फांसी लगवा दी। तो एक कौम का नेशनल हीरो उसको फांसी लग जाए तो बहुत रिएक्शन होता है, तो कौम में बहुत रिएक्शन था, और रिएक्शन को काउंटर करने के लिए ज़ियाउल हक ने क्या किया, उसने इस्लामाइजेशन ले आया कि इस्लाम। तो उसके बाद कायद आज़म की तस्वीरें लगा दी टोपी के साथ, और पार्टी कायद आज़म भी इस्लाम चाहता था। तो उसने वहाँ पे बुनियाद रखी कन्फ्यूजन की, वो अपने अमल को जस्टिफाई करने के, इक़्तिदार में रहने के लिए बस। तो उसने कन्फ्यूजन कर दी कि इस्लामिक स्टेट होगी, और फिर ना इस्लाम बना ना मॉडर्न बना, बीच घर में ही हम फंसे रहे हैं। और आज का दिन आ गया जहाँ पे बाउंड्री ख़त्म हो गई हैं बिकॉज ऑफ नेट एंड स्मार्टफोन्स, कल्चर इंटरमिक्स कर गए हैं या कर रहे हैं, और मॉडर्निज्म पूरी दुनिया में आई जा रही है, कैपिटलिज्म पूरी दुनिया में छा गया है, पैसा छा गया। तो उस चीज़ में हमारी, लेकिन हम वी आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि हम कैसा पाकिस्तान चाहते थे। सर जरा आप ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात कर लेते हैं। सर आपने 3 शादियाँ की, तो सिर्फ 3 दफ़ा ही मोहब्बत हुई? नहीं, शादी कोई मोहब्बत के साथ नहीं की है? नहीं, पहली शादी तो अरेंज थी, तो वो 10 साल रही, 12 साल रही, 12 साल रही, 2 बेटे हैं मेरे। देन वी कुड नॉट गेट अलॉन्ग, तो मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आप शादी करते हैं, किसी से रिलेशनशिप रखते हैं, दोस्ती रखते हैं या शादी करते हैं, तो अगर आप खुशबाश हैं दोनों तो बड़ी अच्छी बात है, चले। और अगर आप या अगला खुश नहीं है एक दूसरे से, या आपको वो खुशी नहीं मिल रही आफ्टर फ्यू इयर्स, तो तब अलग हो सकते हैं। फिर अलग होना बेहतर है बिनस्बत अनप्लेजेंट या अनहैप्पी लाइफ गुजारने का। तो ये था। तो दूसरी शादी मेरी हुई, उसमें मेरी 2 बेटी हैं माशाल्लाह। तो वो भी शादी हमारी कोई 12-14 साल चली, और फिर बस चीज़ आ जाती है, शादी बिकम्स एट टाइम्स वेरी बोरिंग। तो सर मोहब्बत हुई? उससे थी मोहब्बत टू सम एक्सटेंट,
پھر تھرڈ شادی میں دونوں کی ڈیورسز ہوگی تو میں نے 3 بیویوں کو ایٹ ون ٹائم نہیں رکھی. اچھا. ڈیورس کے بعد اب آئی got married about 12 years back with again a lady about 12 years back. تو یہ چل رہی ہے. اور ویسے اگر شادی کی آپ بات کریں نا تو 50% ڈائیورس ریٹ ہے دنیا میں. 50% ڈائیورس ریٹ ہے. اور جو 50 رہ جاتا ہے شادی میں اس میں میرے خیال 10-20% ہے جو خوش رہتے ہیں, باقی گھروں میں لڑ ہی رہے ہوتے. یہ وجہ یہ ہے کہ ایک ان نیچرل نیچر سے ہٹ کے بانڈ ہے, اور یہ بانڈ شادی کا بنا تھا, کلچر میں بنا تھا کہ بچہ اور انہیریٹنس آف ویلتھ کے لیے شادی بنائی تھی کلچر میں, کہ یو بوتھ گیٹ میرڈ اور ڈیتھ ڈو اس اپارٹ, مطلب موت تک آپ کٹھے رہیں اور پھر پارٹ ہو. اب ہیومن نیچر فرق ہے. ہیومن نیچر یہ ہے کہ آپ کسی سے دوستی بھی رکھتے ہیں, ایک ہی جینڈر میں بھی رکھتے ہیں, تو آفٹر فیو ایئرس ایک آدھا اس سے نکل جاتا ہے, مینٹلی زیادہ آگے چلے جاتا ہے, دوسرا پیچھے رہ جاتا ہے. تو شادی جو ہے یہ بیسکلی ہے لیجیٹیمیٹ کرنا پیسہ, انہیریٹنس کا اور بچوں کا. بٹ یہ بیسکلی جب انسان کی فطرت ڈال لو تو ان نیچرل بن جاتا ہے. اس کے لیے ڈائیورس ریٹ کچھ زیادہ ہے. آج یورپ میں کوئی شادی نہیں کر رہا, شادی بھی نہیں کر رہے, بچے بہت کم کر رہے ہیں. اب پہلے تو بہت زیادہ ہوتے تھے. اور میں یہ کہوں گا کہ جو شادیاں چل رہی ہیں 50%, اس میں 5-10% ہیپیلی میرڈ ہیں, باقی تو گھروں میں جھگڑا اور لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ مجھے آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اے گڈ تھنگ ٹو ڈو. تو اس کے لیے سر بچے آپ کے خوش ہیں, مطمئن ہیں؟ بہت خوش ہیں, بیکاز میں نے ان کی والدہ کو بہت اچھا ریلیشن شپ رکھا, آج بھی بڑا اچھا ریلیشن شپ ہے. فائنینشلی ان کو سپورٹ کرتا رہا ساری زندگی. 2 ریلیشن نہیں تھا, بٹ یہ ہوتا ہے. باقی جہاں تک دیکھیں نا, آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار میں آفٹر 10-15 ایئرس مینٹلی پارٹ وے کر گیا ہوں, یا اگلا پارٹ وے کر گیا ہے, جہاں وہ مزہ نہیں ہے اس چیز میں. اگر آپ ساتھ میں خوش نہیں ہو تو آپ الگ ہو سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے الگ ہو, خوشی جو ہے نا از ویری امپورٹنٹ, الگ اور آپ کی پرائیورٹی ہونی چاہیے آپ کی اپنی خوشی, الگ گریسفلی ہونا چاہیے اور جنرسلی ہونا چاہیے. بالکل سر. مطلب یہ نہیں کہ کسی کو تنگ کر کے آپ یہاں پہ شادیاں جب خراب ہوتی ہیں تو بہت اگلی شیپ کر لیتی ہیں, بہت اگلی شیپ. صحیح, بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. سر میں آپ کا انٹرویو سن رہی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ پیسہ کمانا بڑا ہی آسان کام ہے. سر لوگ یہاں 10-10 گھنٹے کام کرتے ہیں, 8-8 گھنٹے کام کرتے ہیں, 20-20 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں, لیکن پیسہ نہیں کما پاتے. سر آپ نے کیسے کہہ دیا پیسہ کمانا؟ 10-10 گھنٹے کام کرتے ہیں, 12-12 گھنٹے کام کرتے ہیں, بڑا ہارڈ ورک کرتے ہیں, اور مزدور سے زیادہ ہارڈ ورک تو کوئی نہیں کرے گا. بالکل, مزدور سے زیادہ ہارڈ ورک تو کوئی نہیں کرے گا, اور وہ لوسٹ پیڈ ہے. مزدوری سب سے کم پیڈ ہے, انسکلڈ لیبر ہے. بات اس طرح ہے کہ بڑی موٹی چیز اگر آپ دیکھیں کہ یہ دنیا میں 7.5 کروڑ آبادی ہے, 7.5 بلین آبادی. اتنے میں سے بلینز آف لوگ سکسیسفلی بزنس کر رہے ہیں. دنیا چل ہی رہی ہے نا, ہر شہر میں, ہر ملک میں بزنس چل ہی رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ 100 بندہ بزنس میں جاتا ہے تو 100 میں سے کم از کم 75% 80% سکسیسفل ہو جاتے ہیں بزنس میں. 15-20% ہوتا ہے جو اپنا پیسہ نقصان کر لیتا ہے. تو ایک تو آپ پیسہ تھرو نوکری نہیں کما سکتے. بے شک اچھی نوکری بھی ہو, آپ کمفرٹیبل رہ سکتے ہو پیسے کے نوکری کے ساتھ, پیسہ نہیں کما سکتے. پیسہ کمانا ہے تو بزنس میں جاؤ. اور سر وہی بزنس میں جانے کے لیے آپ کے پاس فائنینشیل نالج ہونی چاہیے تو آپ جاؤ گے, آپ پاس سکلز ہوں گے تو آپ جاؤ گے. میں نے بڑے لوگ دیکھے ان کے پاس بے تحاشا پیسہ ہوتا ہے, ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کس طرح سے بزنس سٹارٹ کریں, سکلز نہیں ہے ان کے پاس, تو وہ بیچارے کیا کریں. نہیں, پھر وہ دیکھو نا, وہ لیک کر رہے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ, وہ لیک کر رہے ہیں اپنی ابیلٹی کچھ تو ہونی چاہیے نا. پیسہ کمانے کے لیے 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک ابیلٹی, کچھ ابیلٹی ہوگی, اور دوسری چیز ہے کہ آپ کی ڈیڈیکیشن ہو. سر لوگوں میں ڈر بھی ہوتا ہے. نہیں, ڈیڈیکیشن ہو. اب بات میں ڈیڈیکیشن ہو. ڈیڈیکیشن یہ ہو کہ آپ نے ہر چیز وہ کرنی جس میں آپ پیسہ کما رہے ہیں, آپ کا بزنس چل رہا ہے, اس میں آپ نے اپنی بیوی, بچے, دوست, رشتے داروں کو سیکنڈری کرنا ہے, ان کو پرائیورٹی نہیں دینی.
उनको प्रायोरिटी दोगे तो फिर काम आधा रह जाएगा, आधा बीवी को सर दे घर वाले तो नाराज रहेंगे। नाराज रहेंगे, पर जब आप पैसा कमा लोगे फिर खुश भी हो जाएंगे उसके बाद। जब आप उनको शेयर करोगे तो खुश हो जाएंगे। बट आपकी बात ठीक है, फिर नाराज होंगे और कहेंगे आप टाइम नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। बट बिजनेस के लिए आपको टोटल डेडिकेशन हो, कॉमन सेंस हो और डिवोशन हो, पैसा कमा लेते हो। और मैं इस तरह समझाता हूँ आपको कि करोड़ों लोग दुनिया में बिजनेस करते हैं। रेडियो लगा रहा है या फ्रूट की दुकान को खोल रहा है, वो भी बिजनेस है। बिजनेस करते हैं और उनमें से 75% 80% सक्सेसफुल होते हैं। सो दैट मीन्स कि बिजनेस आसान है। देन पॉलिटिक्स में लाख रुपये का जा रहा होता है, 2 बंदे खाली लीडर बनते हैं। तो बिजनेस तो आसान काम है अगर डिवोटेड हो, मगर इसका एक नेक चाहिए बिजनेस की, टू अंडरस्टैंड दैट। नौकरी बड़ी आसान है कि मैं नौकरी कर लेता हूँ, तो नौकरी में तो फिर कुछ मिलता तो नहीं है, और आप अपना टाइम भी दे रहे हो, अपना एनर्जी भी लगा रहे हो, और क्या कर रहे हो अपने आप को खाली अपना किराया देने के लिए या खाना खाने के लिए। स्किल्स होना बहुत जरूरी है, और जो फेयर डर होता है ना, डर को निकाल के आपको बिजनेस में आना पड़ता है। सर मैं तस्वीर देख रही थी आपके ऑफिस में, चलें आप दिखाएं और बताएं कि कौन है। ये जनाब आप देखें 1942, कितने साल हो गए? 42 तकरीबन 70 साल। 70 साल। तो ये आपके वालिद हैं? ये मेरे वालिद हैं कायद आज़म के साथ, और कायद आज़म मेरे वालिद की इंडस्ट्री फैक्ट्री में विजिट कर रहे थे। कायद कहीं हार्डली कभी जाते थे कहीं, और आप देख लें कितना इजी इनका बॉडी लैंग्वेज है और रिलेशनशिप बताता है। फिर ये कायद रफ़ी भट्ट के साथ घर डिनर पे आए थे। अच्छा। तो कायद आज़म और रफ़ी भट्ट खाना खा रहे हैं, और आप यहाँ भी देखें कि इनकी क्लोजनेस कितनी है। ये भी रफ़ी भट्ट और कायद गुलाम नबी सन्स कायद आए, यही दिन था वो, और आप देख लें तो दैट वाज रफ़ी भट्ट। अच्छा, अब आप ये अमेरिकन के साथ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकन के साथ है। ये गवर्नर पंजाब अंग्रेज होता था, वो है। और आप ये देखें कि ये 80 साल पुरानी तस्वीरें हैं। तो उस तहरीक पाकिस्तान के बहुत सरकर्दा कारकुन थे। उस वक्त भी ये कितने मॉडर्न थे और कितने वेल ड्रेस्ड थे रफ़ी भट्ट। और उस वक्त तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान में तो लोग जूता भी नहीं पहनते थे। तो मेरे वालिद की फैशन सेंस का कॉपी करते हैं? करते हैं? मेरे में बड़ी स्ट्रॉन्ग जीन्स आई हुई बाप की। एक्चुअली मेरी शक्ल भी उनसे मिलती है और जीन्स भी है। ये खिजर यार टवाड़ा, अच्छा, ये अपना होता था पंजाब का गवर्नर, नहीं चीफ मिनिस्टर होता था, और ये गवर्नर है पंजाब अंग्रेज कोई। ये पूरी कैबिनेट बैठी हुई है, शौकत याद, अब्दुल हई, ममडोड और बलदर सिंह, ये भी पार्टीशन। सर आपके वालिद पाकिस्तान को मौशी तौर पर मजबूत करना चाहते थे, बड़े प्लान्स थे उनके, लेकिन मौका नहीं मिल सका उन्हें। फिर रफ़ी भट्ट को कर्नल का खिताब मिला था वर्ल्ड वॉर 2 में, बिकॉज ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड हॉस्पिटल अप्लायंसेस की इनकी सबसे बड़ी इंडिया में फैक्ट्री थी। तो इनको कर्नल का चलें सर, आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपकी जीन्स में वो तमाम चीजें मौजूद हैं। ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद बात करेंगे 80 पैक के हवाले से और जानने की कोशिश करेंगे कि नई रिहायशी स्कीम है जिस पर ये काम कर रहे हैं, उस बारे में जानेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। इम्तियाज रफी भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। सर इस तस्वीर के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। ये मैंने बताया था ना आपको, जब किताब लिखी गई एट कायद सर्विस, प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो एज अ प्राइम मिनिस्टर केम टू इनॉग्रेट द बुक, और she thoroughly appreciated रफी भट्ट्स कंट्रीब्यूशन टू पाकिस्तान, और बहुत हैरान हुई कि आपने 40 साल के बाद निकाला है, और ये 40 साल क्या करते थे हमारे हिस्टोरियंस। तो she was a woman of history, तो she came herself। सर अजीम लीडर थे। सर सी पैक की बात कर लेते हैं। सर आपको क्या लगता है कि सी पैक से पाकिस्तान मुआशी तौर पर कितना मजबूत हो सकता है? 2016 में चाइना ने सी पैक
अनाउंस किया, जिसमें 65 to 70 बिलियन डॉलर्स उन्होंने कहा हम सी पैक पे लगाएंगे। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, सारी सड़कों का जो बन रहा है, बिल्कुल, रेलवे बनेगी और बिजली घर, जो आज बिजली आ रही है सी पैक के पैसों से। 70 बिलियन में से 35 बिलियन डॉलर्स लग चुके हैं और ग्वादर भी तैयार हो चुका है। तो अब फेज 2 पे आ गया। ओके। और फेज 2 में बहुत कुछ तैयार हो रहा है ग्वादर में बनने के लिए। तो मैं ग्वादर में बहुत पहले गया था, बिकॉज आई कुड सी द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्वादर। सर कितने साल पहले गए थे? मैं 2004 में। अच्छा, 18-20 मतलब साल आपको पहले। उस टाइम इदराक हो गया था कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा? अंदाजा था कि चाइना जिस तरह इकोनॉमिकली वर्ल्ड पावर बनेगा, तो उसको काउंटर रूट चाहिए साउथ चाइना सी से दूसरी तरफ ग्वादर, तो उसको चाहिए और वो जो उसको चाहिए। अब चाइना अपने लिए कर रहा है कि सी पैक के बाद फिर कुछ 2 साल हुए, चाइना ने अनाउंस किया वन बेल्ट वन रोड, जिसमें 140 मुल्क हैं जिन्होंने साइन किया, प्राइम मिनिस्टर्स ने, प्रेसिडेंट्स ने साइन किया वन बेल्ट वन रोड पे। ये चाइना की फिलॉसफी है कि 140 मुल्क कनेक्ट करूंगा मैं, उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्चूंगा, उनको टेक्नोलॉजी दूंगा, उनको नो हाउ दूंगा और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ाऊंगा। बिकॉज चाइना ये कहता है कि मैंने 30 ईयर्स में अपनी 80% गुर्बत ख़त्म कर ली, तो मैं आपकी भी करूँगा। तो ये मुल्क हैं जो चल रहे हैं उसके साथ। सर चाइना को तो फायदा होगा। अमेरिका और इंडिया बेपनाह शिद्दत तरीके से इसको अपोज कर रहे हैं, बिल्कुल, अमेरिका और इंडिया, और इसके लिए टेररिज्म भी हो रही है। मगर मेरा ज़ाती राय ये है कि जो चीज़ बन रही होती है, चल रही होती है, उसको रोका नहीं जाता, तो ये सक्सेसफुल होगा। और ये मॉडल है हमारा, इसके बारे में बताइएगा। ये मॉडल है हमारा ग्रीन पाम का। और सर कब तक मुकम्मल हो जाएगा? ये कोई 3 से 4 साल लगेंगे। ओके। और ये इस तरह का है, बहुत बड़ा ह्यूज प्रोजेक्ट है और इसमें हर चीज़ आती है और ये इसकी एंट्रेंस है और फिर सारा कुछ आता है। सर ओवरसीज ब्लॉक के बारे में बताइएगा कि आपने स्पेशली ओवरसीज के बारे में सोचते हुए उनके लिए ब्लॉक बनाया है? जी, बहुत सारे पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं तो वो ग्वादर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि ग्वादर लाहौर या इस्लामाबाद या कराची की तरह का शहर नहीं है कि जहाँ आप रह रहे हो वहाँ ही करनी है। ग्वादर इज़ लाइक दुबई वॉज 30 ईयर्स बैक, कि एक पोर्ट सिटी बन रही है जो इकोनॉमिकली ऊपर जाएगा। ओके। ये हमने नहीं खाली ले जाना, चाइना ने ले जाना है। तो इसके लिए आपका पाकिस्तानी जहाँ भी है, जिस शहर का भी है, वो ग्वादर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। और इस वक्त सस्ता है ग्वादर, इंस्टॉलमेंट्स है 4-4 साल की, तो वो करना चाहता है। तो इसके लिए ओवरसीज ब्लॉक बनाए हमने 2, सो दैट ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को ज़्यादा सहूलत दी जाए, उनको इकट्ठा किया जाए। और पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को किस तरह से देखते हैं? मुस्तकबिल क्या है इसका? बहुत अच्छा, बिकॉज एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। चाइना के कोई 15 या 16 बॉर्डर्स लगते हैं 15-16 मुल्कों के साथ। खाली 2 मुल्क हैं जिससे चाइना का झगड़ा कोई नहीं और दोस्ती है, एक पाकिस्तान, एक नॉर्थ कोरिया। बाकी सबसे चाइना का टेरिटोरियल मसले हैं। सो चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती या तल्लक बहुत स्ट्रांग होगा, बिकॉज दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, बेपनाह ज़रूरत है। हमें उनकी ज़रूरत है बिकॉज दे आर नेबर्स और हमें प्रोटेक्ट करेंगे। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वो भारत को इतना मजबूत कर दे ताकि वो इस खित्ते की सुपर पावर बन जाए। आपको क्या लगता है, कामयाब हो सकेगा अमेरिका? हमें एक्सेप्टेबल नहीं है पाकिस्तान को कभी भी, उसकी हेजेमनी एक्सेप्टेबल नहीं है। बट आपकी बात दुरुस्त है कि अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है, उसको और इजराइल को, ये 2 को अमेरिका चला रहा है। और ये दोनों हमारे खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ बेपनाह जोर लगा रहे हैं। अच्छा सर, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिलेशन के बारे में कि उनके आपस में क्या ताल्लुकात हैं। पिछले दिनों ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हुए थे जब शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि OIC में कश्मीर इशू को उस तरह से नहीं उठाया गया जिस तरह से उठाया जाना चाहिए था। उसके बाद सऊदी अरब ने कहा कि हमारे पैसे वापस करो, तेल भी नहीं देंगे, ये भी नहीं करेंगे। बच्चों की तरह कह रहे थे, मुझे 2 बिलियन दो, वो भी दे दो, वापस दो, जो लिए सब वापस दो। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर साहब गए, इमरान खान चाइना गया। अच्छा, चाइना जाके उसने कहा यार
गले पीछे पड़ा हुआ है पैसे दो। MBS सऊदी क्राउन प्रिंस कि मेरे 2 बिलियन मेरा वापस करो। फिर हमारे चाइना ने 1 बिलियन उसको उसी को दिया और कहा 2 बिलियन अगले महीने दे दो। उसके बाद खान साहब तो गए बच्चों वहाँ की पर, तरह लगा हुआ। गए वहाँ पर, मुलाकातें की, आर्मी चीफ गए, मुलाकातें की, और हालात नॉर्मल हुए। आपको क्या लगता है सर मुस्तकबिल क्या है? ये तो बच्चों में लड़ाई है ना, कि लड़ाई हो गई चलो मेरी चीजें वापस करो, ये तो बच्चों क्या कहेंगे आप? वो है भी बच्चे ही, मतलब क्राउन प्रिंस जो है, और अजीब जैसा है, अजीब से मतलब आउट ऑफ ब्लू एक्ट कर रहा है। पहले तो उसने रॉयल फैमिलीज के आधे लोगों को अंदर कर दिया था कार्ल्टन होटल में। फिर उसने इस्लाम उठा दिया सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया में कैसीनो भी बन रहा है और एक नया शहर भी बना रहा है, और टोटली चीज़ें उठा दी। औरतों को ड्राइविंग भी। इस तब्दीली को किस तरह से देखते हैं आप? टू फास्ट फॉर सऊदी अरेबिया, बिकॉज सऊदी अरेबिया अभी तक तो बिल्कुल ही बंद सोसाइटी थी ना। टू फास्ट, तो जो भी चीज़ टू फास्ट हो तो रिएक्शन होता है। तो जो मजहबी बंदा है सऊदी अरेबिया का, लोकल मजहबी है, वो तो रिएक्ट करेगा इस चीज़ को। और वैसे भी सऊदी अरेबिया का टाइम ऑलमोस्ट ओवर वाली बात ही है। अब पाकिस्तान का अच्छा वक्त आ रहा है इंशाल्लाह और सर, इसके लिए इंशाल्लाह। अच्छा वक्त आ रहा है। कौमों लोगों में नहीं ऐसा होता कि बुरा पीरियड आया फिर अच्छा पीरियड आया, कौमों का भी होता है कि बुरा वक्त आया हुआ है, अच्छा वक्त आया है। हमारे 74 साल बुरे गुजरे, बड़े मुश्किल गुजरे, जिसमें आधा पाकिस्तान टूट गया, जिसमें जंगें हुई 3 जंगें हुई इंडिया के साथ। फिर अपना 4 मार्शल लॉज लगी, 10-10 साल डिक्टेटरशिप रही, लगी। पॉपुलर लीडर भुट्टो फांसी हो गया। फिर इस्लामाइजेशन ज़्यादा ले आया, और फिर अमेरिका हमें दबाता रहा ऑल द टाइम। कभी प्रेसिडेंट अमेंडमेंट लगा देता था, कभी कुछ बंद कर देता था। तो हम उस अनसर्टेनिटी तब अयूब खान कहते थे ना अमेरिका को कि हम दोस्त बनना चाहते हैं, स्लेव नहीं। अच्छा सर, कश्मीर की बात करते हैं, मकबूजा कश्मीर की बात कर लेते हैं कि सर जिस तरह से पाकिस्तान ने, या हम वज़ीर आज़म की बात करें, हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाई है मकबूजा कश्मीर के लिए, तो आपको लगता है कि सिर्फ 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करने से हम कश्मीर हासिल कर सकेंगे? नहीं, तो कुछ और करना पड़ेगा? कश्मीर इसका तो हासिल नहीं होगा, मगर आने वाले वक्त में कश्मीर इंडिया इस तरह कंट्रोल भी नहीं कर सकता जो कर रहा है। सो कश्मीर के लिए भी बेहतर वक्त आएगा। जब पाकिस्तान स्ट्रांग होगा, पाकिस्तान बेहतर होगा, तो फिर कश्मीर पर भी वो रिफ्लेक्शन आएगी। सो आई थिंक आपके अच्छा टाइम इज देयर। आज का टाइम जो है बहुत मुश्किल टाइम है पाकिस्तान में। इकोनॉमिकली बहुत बुरा हाल है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, महंगाई बेपनाह है इस वक्त। तो इस वक्त तो चीज़ें ख़राब में हैं, बट बेहतर की तरफ जा रही हैं। CPEC और उस चाइना पैसा, चाइना का नो हाउ और टेक्नोलॉजी। सर उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न हो। सर आखिर में कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, कौम के बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बड़ी सिंपल है, जन्नत के बुरा वक्त गुजर गया है, बेहतर वक्त आ रहा है, अच्छा और वो वक्त आएगा। चाइना के रिलेशनशिप के साथ आ रहा है, और कौमों में ही होता है। दूसरी बात है कि पाकिस्तान जो है, हमारी जो पॉपुलेशन है, लोग हैं बड़े स्ट्रॉन्ग, ताकत वाले लोग हैं, कमज़ोर लोग नहीं हैं। 2 तीसरी चीज़ें कि पाकिस्तान में गुर्बत रही है, आज भी है, बट इट डज नॉट मीन कि हम इम्पोर्टेंट नहीं है। हम दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री से रहे हैं। पहले अमेरिका का फ्रंट लाइन स्टेट था, सोवियत यूनियन के साथ हम 10 साल लड़े अफगानिस्तान में, फिर 10 साल टेररिज्म के खिलाफ लड़े। देखो हम किस प्रोसेस से गुजरे। अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, मगर पाकिस्तान दुनिया का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। No doubt, sir. 5th न्यूक्लियर कंट्री है, न्यूक्लियर कंट्री है। आपकी आर्मी दुनिया की 5वीं 6वीं नंबर पे आती है साइज में, और वाहिद मुस्लिम कंट्री इसके पास एटॉमिक पावर है सर। इम्पोर्टेंट मुल्क है, इसके लिए प्रॉब्लम्स भी आती हैं, इसके लिए फ़ायदा भी होगा। अब फ़ायदे का वक्त है बिकॉज ऑफ चाइना। नौजवान क्या करें? हाँ, नौजवान तो वैसे बड़ा तेज़ हो गया पाकिस्तान, बिल्कुल सर, बड़ा तेज़ हो गया। उस तरह नहीं रहा जो पहले होते थे कि इंफॉर्मेशन नहीं है, वो नहीं है। ये जो स्मार्टफोन्स हैं, इन्होंने बहुत चीज़ें चेंज कर दी हैं, और जो हमारी यंग पॉपुलेशन है उसको फेयर रखना चाहिए पाकिस्तान में। लीडरशिप हमारी हमेशा ख़राब रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप। अब अल्लाह करे वो भी ठीक हो, और हो भी ठीक, बिकॉज जब पैसा आएगा तो लीडरशिप भी। सर हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा वक्त आएगा। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत शुक्रिया सर। मुझे जन्नत जमशेद को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।